Class, a very good morning to all of you. Good morning. आवाज आ रही है सबको? Good morning. Good morning. चलिए स्टार्ट करते हैं. केटी जी, कौन सा वाला लेक्चर है? तीसरा, चौथा? ये है चौथा, राइट? ठीक है. इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कहां तक निपटा लिया था? एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, वो सब चीजें हो गई थी, राइट? फेरिस ब्लैक बॉडी भी हो गया था, राइट? अभी हमको आज समझना है एमिशन. एमिशन के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिर्फ लिख के बताया था कि एक चीज ऐसी होगी जिसके बारे में हम बाद में लेटर ऑन बात करेंगे, बट उसके बारे में मैंने आपको कोई भी दूसरा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, राइट? सो अभी स्टार्ट करते हैं. हेडिंग होगी आज की एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन. ठीक है, अच्छी तरह से मेरी बात को समझना. देखिए, होता क्या है, जब भी हम किसी सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं तो वो सब्सटेंस अपने बॉडी से हीट को एमिट भी कर सकता है. अब जो हीट का एमिशन होता है किसी भी बॉडी से, वो डिपेंड करता है उस बॉडी के टेम्परेचर पे. बोलने का मतलब क्या, एक बॉडी जितनी ज्यादा गर्म होगी, मतलब एक बॉडी का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, उस बॉडी से हीट का एमिशन भी उतना ज्यादा होगा. अगर एक बॉडी का टेम्परेचर कम है तो उससे हीट का एमिशन भी कम होगा. अब ये चीज एक कॉमन सेंस वाली चीज है. सोच के देखिए जरा आप कि अगर आप एग्जाम्पल एक तवे का भी ले लेंगे, ठीक है, और तवे का एग्जाम्पल ले लिया, तवा आपने गैस पे रख दिया. जैसे ही आपने तवा गैस पे रखा, उसके बाद उस तवे में आपने आग लगाई. धीरे 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 तवे का टेम्परेचर इंक्रीज होगा. ठीक है, जैसे जैसे तवे का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वो तवा अपने बॉडी से हीट रेडिएशन का एमिशन करने लगेगा, मतलब उसके बॉडी से हीट रेडिएशन निकलने लगेगी. और अगर आप तवे के ऊपर थोड़ा हाथ भी रख लेते हैं तो टच नहीं करना है, डोंट टच द तवा, जस्ट पुट योर हैंड अबव द तवा. इफ यू जस्ट पुट योर हैंड अबव द तवा, तो भी आपको वो हीट रेडिएशन फील होगी. उस चीज को अपन बोलते हैं एमिशन. बट
एमिशन अंडरस्टैंड करने का सबसे बेटर तरीका क्या है, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ, ठीक है? एमिशन जैसी चीजों में सबसे पहले क्या होता है पता है क्या? सबसे पहले जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, वो सबसे पहले आपकी हीट को एब्जॉर्ब करता है। जो हीट आपने उसको दी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, जैसे तवे के नीचे आपने आग लगा दिया, तवे के नीचे जो आपने आग लगाया उसकी वजह से तो हीट बढ़ रही है, बराबर है? तो अगर उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो अगर ऑब्जेक्ट को आपने हीट सप्लाई किया तो वो उस हीट को सबसे पहले क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जिस हीट को वो एब्जॉर्ब करता है, उस हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद उसके टेम्परेचर में आपको इंक्रीमेंट दिखाई देगा। यानी कि जितना ज्यादा वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, जितना ज्यादा वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उतना ज्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और जितना ज्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उतना ज्यादा वो बाद में एमिशन करेगा। इस तरह की चीजें रियलिटी में होती हैं। मतलब आपको एक चीज बहुत अच्छी तरह से समझनी है कि एब्जॉर्प्शन इज रिलेटेड टू एमिशन। मतलब एक बंदा जितना अच्छा एब्जॉर्बर होगा, वो उतना ही अच्छा एमिटर भी होगा। तो अगर आप बात करेंगे एक ब्लैक बॉडी की, तो हमने ब्लैक बॉडी के किस्से में क्या पढ़ा है? लास्ट लेक्चर में हमने ब्लैक बॉडी पढ़ा। क्या हमें पता है कि ब्लैक बॉडी उस पर पड़ने वाली 100% लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है? अगर ब्लैक बॉडी उस पर पड़ने वाली 100% लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इस एब्जॉर्ब कर की हुई जो हीट रेडिएशन है, उसकी वजह से ब्लैक बॉडी पे क्या असर पड़ेगा? अगर उस पर हमने हीट दी और ब्लैक बॉडी ने उस पर गिरी हुई हीट को 100% हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है, इस एब्जॉर्ब किया हुआ हीट की वजह से टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी विल इंक्रीज। एंड जैसे जैसे ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे उसका एमिशन, यानी कि एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन भी इंक्रीज होता रहेगा। ये किस्सा ब्लैक बॉडी के साथ तो होगा ही, हर वो ऑब्जेक्ट के साथ होगा जो हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो अपने दिमाग में ये चीज बार बार फिट कर लीजिए कि पहले हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, उसकी वजह से उस सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और एक बार टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो वो बंदा हीट एमिशन करना स्टार्ट कर देता है। क्या ये बात सब लोगों के दिमाग में क्लियर है? इज इट क्लियर? बहुत ही बढ़िया। अब आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। वो चीजें ये है, टॉपिक ये है कि अमाउंट ऑफ हीट radiated by a body depends on, मतलब क्या? एक बॉडी
कितना हीट रेडिएट कर सकता है। रेडिएट करने का मतलब क्या? व्हाट डज द वर्ड रेडिएट मीन्स? रेडिएट करने का मतलब होता है एमिट कर सकता है। तो आप ये सब चीजें कंफ्यूजन मत लाइए। एमिशन का मतलब रेडिएशन भी होता है, ठीक है। कहीं कहीं पे रेडिएटेड पावर भी बोल देते हैं, जैसे अभी चैप्टर में आगे हम रेडिएटेड पावर भी बोलेंगे। सो एमिशन मतलब क्या है? एमिशन मतलब है खुद की बॉडी से हीट को बाहर निकालना। रेडिएशन का मतलब भी वही है, खुद की बॉडी से हीट बाहर निकालना। रेडिएशन पावर का मतलब भी वही है कि खुद की बॉडी से हीट बाहर निकालना। सवाल ये है कि कितना हीट एक बॉडी से बाहर निकलेगा। द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय अ बॉडी डिपेंड्स ऑन, मतलब ये किस पे डिपेंड कर सकता है। सबसे पहला पॉइंट ये होगा जो हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट पॉइंट जो हमने अभी अभी पढ़ा, जो आप अच्छी तरह से जानते हैं, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो अभी भी पढ़ा, जिसको हम बोलते हैं क्या? एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, मतलब कैपिटल टी, जिसके बारे में अभी तक से मैं बात कर रहा था कि अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपकी बॉडी का एमिशन भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये बात मैं अभी तक से कर रहा था। पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। सेकेंड पॉइंट है द नेचर ऑफ द बॉडी, मतलब द मटीरियल स्लैश नेचर ऑफ सरफेस, जैसे कि पॉलिश्ड और नॉट। सेकेंड वाले पॉइंट से हम क्या बोलना चाह रहे हैं? जैसे कि अभी कल परसों हम लोगों ने फेरीज ब्लैक बॉडी बनाई थी, तो फेरीज ब्लैक बॉडी के अंदर अगर आपने नोटिस किया होगा तो सिल्वर सरफेस से कोट किया गया था। बाहर के सरफेस को हमने किससे कोट किया था? सिल्वर से कोट किया था। बात ऐसी है कि अगर आप किसी सरफेस को पॉलिश्ड सरफेस बना देते हैं, पॉलिश सरफेस का मतलब आप उसके ऊपर कोई अच्छी तरह की पॉलिशिंग करते हैं, सिल्वर पॉलिशिंग करते हैं या कैसी भी तरह की पॉलिशिंग करते हैं, तो इस चीज की वजह से क्या होता है? पॉलिश करने की वजह से क्या होता है? पॉलिश करने की वजह से उस सरफेस पे जो भी लाइट गिरेगी, पॉलिश करने की वजह से वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बराबर? अगर किसी भी सरफेस पे कोई लाइट पड़ती है और वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसका मतलब वो लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी, और अगर वो लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी तो उस सब्सटेंस का रेडिएशन यानी कि एमिशन नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको पता है तो एमिशन करने के लिए एब्जॉर्प्शन करना जरूरी है, और अगर एब्जॉर्प्शन होगा तभी उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तभी तो वो रेडिएशन या एमिशन करेगा। पर अगर आपने उसके सरफेस को पॉलिश कर दिया तो पॉलिश करने की वजह से क्या चीज इंक्रीज होगी? पॉलिश करने की वजह से रिफ्लेक्शन करना इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन करना कम हो जाएगा और अल्टीमेटली आपका रेडिएशन भी कम हो जाएगा। सो एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप ये चाहते हैं कि आपका जो सरफेस है वो एमिशन अच्छी तरह से करे, तो वो पॉलिश्ड सरफेस नहीं होना चाहिए। आ रही है आपको बात समझ में? अगेन यू कैन सी एन एग्जांपल ऑफ तवा। तवा अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं नॉन स्टिक तवे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपना नॉर्मल जो अपन घर पे ना नॉर्मल गैस पे जो हम तवा यूज करते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। आपने उसका कभी सरफेस देखा नॉर्मल तवे का? इट इज नॉट एट ऑल टू मच पॉलिश्ड, वो इतना पॉलिश्ड किस्म का तवा नहीं होता, क्योंकि जब उसके ऊपर लाइट बोल रहा हूं, जब उसके ऊपर हीट रेडिएशन पड़ेगी तो वो सारी की सारी हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए बनाया जाता है, ताकि उसके बाद आपको खतरनाक वाला एमिशन मिले और रिफ्लेक्शन कम से कम हो, इस बात का हम ध्यान रखते हैं। द नेचर ऑफ बॉडी में एक और पॉइंट है द मटीरियल। अब ऑब्वियसली बात है, मटीरियल टू मटीरियल चीजें डिपेंड करती हैं कि कोई मटेरियल का एब्जॉर्प्शन पावर अच्छा है, कोई मटेरियल का एब्जॉर्प्शन पावर अच्छा नहीं है। ये हमने कल डाई अथर्मेनेस सब्सटेंस में देखा। तो मटेरियल वाली बात तो कल भी हो चुकी है कि मटेरियल टू मटेरियल एब्जॉर्प्शन अलग अलग होगा, इसलिए मटेरियल टू मटेरियल एमिशन भी अलग अलग होगा। ठीक है,
सेकेंड पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, नेचर ऑफ द सरफेस में पॉलिश्ड होना या ना होने में आप किसकी तरफ जाना चाहते हैं? हम पॉलिश्ड नहीं होने की तरफ जाना चाहते हैं। वी डू नॉट वांट द सरफेस टू बी पॉलिश्ड so that the reflection is very very less, absorption is very very more and emission is very very more. Are you getting the second point everybody? क्या सबको फर्स्ट और सेकंड पॉइंट समझ में आया? का लिख के दूं उसके बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है? द सरफेस शुड नॉट बी क्या? पॉलिश्ड, राइट? दिस इंप्लाइज so that less reflection happens. This implies more absorption. This implies more increase in temperature. This implies more emission slash रेडिएशन, ठीक है? पूरा का पूरा थर्ड पॉइंट मैंने यहां पे मेंशन कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम जा रहे हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट बहुत ही बढ़िया पॉइंट, और इससे आपको एक आइडिया मिलेगा। थर्ड पॉइंट कहता है सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। क्या लगता है आपको? सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी पे आपका एमिशन किस तरह से डिपेंड करेगा? लॉजिक लगा के मुझे समझाइए, बोलिए। क्या लगता है अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो क्या एमिशन ज्यादा होगा? क्या लगता है आपको? सरफेस एरिया ज्यादा तो क्या एमिशन ज्यादा? एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। यस यस यस। अगर आपका रेडिएशन आपको ज्यादा रखना है तो आपको आपका सरफेस एरिया भी ज्यादा रखना पड़ेगा, और ये कॉमन सेंस वाली बात है। हाउ कैन बी स्मॉलर एरिया गिव यू बिगर एमिशन? मुझे खाली इस बात की जगह बता दो, छोटी एरिया आपको ज्यादा एमिशन कैसे देगा? अब बात को नहीं समझ रहे। आप अपने घर के तवे को, आपका घर का तवा, ठीक है ना, आपका घर का तवा और बाहर वो जो डोसे वाले के पास तवा होता है, इन दोनों चीज को जरा कंपेयर करो ना। आपके घर के तवे का एरिया और आपके बाहर जो डोसे का तवा है उसका एरिया, जरा कंपेयर करो। अब मुझे एक बात बताओ, आपके घर का तवा ज्यादा एमिशन करता है कि आपके बाहर का तवा ज्यादा एमिशन करता है? आपके बाहर का तवा ज्यादा एमिशन करता है ना, राइट? ये जो बड़ा डोसे का तवा होता है उन लोग के पास, देखा है कभी? अच्छा चलो, अगर आपको ये नहीं पता कि ये ज्यादा एमिशन करता है, ठीक है ना, एक बात बताओ, जब वो उसके ऊपर पानी मारता है, कभी देखा है डोसे वाले को पानी मारते हुए, तवे के ऊपर पानी मारते हुए देखा आपने? देखा जैसे वो पानी मारता है ना, तो पानी मारने के बाद कितना ज्यादा यहां से धुआं उठता है। आपके घर के तवे पे जरा पानी मार के देखो, धुआं उठेगा, धुआं उठेगा, पर क्या वो उतना धुआं उठेगा जितना ये तवे पे उठता है? याद है ना, डोसा बनाने के बाद, डोसा बनाने के पहले वो उस पे पानी छिड़कता है ऐसा, ताकि तवा थोड़ा ठंडा हो जाए और डोसा थोड़ी अच्छा बने। लॉजिक समझ में आ रहा है? ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो आपका एमिशन भी ज्यादा होगा। अभी चलो मैं आपको ना ये चीज एक बार ना रियलिटी में प्रूव भी करके दिखाता हूं। अगर आपको इस चीज में कॉन्ट्रडिक्शन है तो चलो मैं आपको रियलिटी में इसको प्रूव भी करके दिखाता हूं, मैं आपको बताता हूं। चलो मुझे एक बात बताओ, मैंने एक ऐसा बंदा सेलेक्ट किया है जिसका एरिया बहुत ही ज्यादा है,
आई विल राइट वी हैव बिगर एरिया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी बंदे का एरिया बिगर है तो क्या उसका एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा? सोच के देखो, जितनी बड़ी चीज उतना ज्यादा हीट वो चीज एब्जॉर्ब करेगी। मैं ये नहीं कहता कि अगर ये डोसे का तवा है तो अगर आपने देखा होगा तो उसके नीचे जो गैस का आउटलेट होता है वो इस तरह से होता है। ये होता है गैस का आउटलेट, यहां से एक बर्नर होता है, 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 उसके नीचे तकरीबन 4-5 बर्नर होते हैं। हीट देने में कंजूसी नहीं कर रहे हम लोग, हीट बढ़िया दे रहे हैं। आपका घर में छोटा सा तवा है, उसको भी हीट एकदम बढ़िया मिल रही है, उसके हिसाब से उसको हीट दे रहे हैं हम लोग। हीट देने में कोई कंजूसी नहीं है। पर मेरा सवाल ये है कि अगर एरिया ज्यादा होगा तो क्या वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा? अगर वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज होगा, और अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज होगा तो उसका एमिशन भी तो ज्यादा होगा। क्या बोलते हो? लॉजिक समझ में आया? पक्का? क्लियर है? ठीक है, फर्स्ट 3 पॉइंट्स एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कहीं ना किसी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि आपका जो एमिशन है, मतलब किसी भी हीट का रेडिएशन जो है किसी भी बॉडी से, वो किन किन पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला वाला पॉइंट आप जानते हैं, उस बॉडी के टेम्परेचर पे। दूसरा पॉइंट है उस बॉडी का नेचर कैसा है, पॉलिश्ड है कि पॉलिश्ड नहीं है, उस बॉडी का मटेरियल कैसा है। तीसरा हमने पढ़ा कि उस बॉडी का सरफेस एरिया कैसा है, जितना ज्यादा उसका सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वो हमारे हीट को एमिट करेगा। ठीक है, और एक पॉइंट है, चौथा पॉइंट, और इस चौथे पॉइंट से आप भी एग्री करेंगे, बहुत ही बढ़िया सा पॉइंट है, टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन ऑफ फॉर विच बॉडी एमिट्स रेडिएशन, इसको हम पकड़ेंगे टी। ध्यान से मेरी बात सुनना, क्या लिखा है मैंने यहां पे, टाइम ड्यूरेशन फॉर विच बॉडी एमिट्स रेडिएशन। कितने ड्यूरेशन के लिए आपका बॉडी खुद से एमिशन कर रहा है। सपोज कीजिए, सपोज कीजिए कि आपने लिया एक लोहे का टुकड़ा, आपने इस लोहे के टुकड़े को किया गरम। ठीक है, और इस लोहे के टुकड़े को गरम करने के बाद आपने उसको ऐसे ही कहीं पे रख दिया। आप अगर जाके नोटिस करेंगे तो ये लोहे का टुकड़ा तकरीबन 2 घंटे तक खुद की बॉडी से रेडिएशन को एमिट करता रहेगा। तो समझो 2 घंटे में इसने कितना ज्यादा एमिशन कर दिया होगा। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपका लोहे का टुकड़ा बहुत जल्दी ठंडा नहीं होता, आराम आराम से, आराम आराम से, धीरे 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 ठंडा होगा, और जितनी लेट वो ठंडा होगा उतना ज्यादा वो अपने बॉडी से एमिशन करेगा। इसलिए अगर आप नोटिस करते हैं लोहे को ठंडा करते हैं वो लोग, जो लोहार लोग होते हैं, डायरेक्ट पानी में डाल देते हैं। वो वेट थोड़ी करते हैं कि उसके ठंडे होने का, डायरेक्ट एक पानी की वो साइड में एक बकेट लेके बैठते हैं। लोहार को काम करते हुए देखा है, जैसे ही वो लोहा बनाते हैं सीधा पानी में डुबो के उसको ठंडा कर देते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि लोहा ठंडा होने में टाइम लेता है, और जैसे वो ठंडा होने में टाइम लेगा उतनी देर तक वो अपनी बॉडी से रेडिएशन को एमिट करता रहेगा। ऑन द सेकेंड हैंड, ऑन द सेकेंड हैंड अगर आप बात करेंगे आपके बाइक के साइलेंसर का, ठीक है, आपके बाइक का जो साइलेंसर है, अगर मैं उसकी बात करूं तो समझो आप कहीं से दुकान उकान से थोड़ा चला वाला के बाइक लेके आते हैं, ठीक है ना,
तो आपके बाइक का साइलेंसर गर्म होता है, कभी आपने नोटिस किया है? पर आपके बाइक का साइलेंसर इतनी देर तक गर्म नहीं रहता। पर अगर आप बाइक, जैसे आप बाइक चला के आए, समझो आप बाइक चला के आए और आपने अपने बाइक की अपना बाइक खड़े किया, आप अपने अगर साइलेंसर के बाजू में भी खड़े रहेंगे ना, आपको गर्माहट फील होगी। इसलिए कभी भी बोलते हैं, अगर आप बाइक चला के आए तो किसी बच्चे को ना साइलेंसर की साइड से मत उतारो, वरना बच्चे को आदत होती है साइलेंसर को आगे टच कर देते हैं वो लोग डायरेक्टली, है ना? तो बाइक का साइलेंसर गर्म होता है कि नहीं होता? आपको ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं बाइक का साइलेंसर गर्म? बाइक का साइलेंसर छोड़ो, आपके बाइक का इंजन ले लो, खुद के बाइक का इंजन ले लो, ज्यादा देर तक गाड़ी चला के आओ, इंजन के बाजू में आपको गर्माहट फील होगी। पर क्या आपका बाइक का इंजन अराउंड 15-20 मिनट में ठंडा हो जाएगा? बराबर है। तो अब मुझे एक बात बताओ, एक लोहा 2 घंटे तक ठंडा नहीं हुआ, बाइक का इंजन 15 मिनट में ठंडा हो गया, तो एमिशन किसने ज्यादा किया होगा? ऑब्वियस सी बात है, एमिशन लोहे ने ज्यादा किया होगा। द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच द बॉडी एमिट्स रेडिएशन, कितने टाइम तक एक बॉडी रेडिएशन एमिट करती है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसने कितना हीट रेडिएट किया। मतलब क्या? मोर टाइम इंप्लाइज मोर हीट रेडिएटेड, रेडिएटेड, more time means more heat radiated। बोलिए, क्या चौथा पॉइंट समझ में आ रहा है? पक्का बैठ रही है चीजें दिमाग में? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग कि अगर किसी चीज को ठंडा होने में टाइम लगेगा, तो ठंडा होने में टाइम लगेगा, तो जितनी देर तक वो ठंडा होने में टाइम लेगा उतनी देर तक अपने बॉडी से हीट को एमिट करता रहेगा। और कोई चीज जितने जल्दी ठंडी हो जाएगी उतना कम हीट रेडिएट करेगी। ठीक है? सो 4 पॉइंट्स आपके दिमाग में क्लियर है। सबसे पहला पॉइंट क्या था? एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। दूसरा था नेचर ऑफ द बॉडी, यानी कि जिस मटेरियल से वो बना है, उसी में एक पॉइंट था कि पॉलिश्ड या अनपॉलिश सरफेस होना चाहिए। तीसरा था उसका सरफेस एरिया। चौथा था कितने टाइम तक वो बॉडी अपने से हीट को रेडिएट करती है। इन 4 पॉइंट्स पे ये चीज डिपेंड करता है कि आपका बॉडी का अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन कितना होगा। इन 4 बातों पे ये चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है? अब जो हम अगली चीज पढ़ने जा रहे हैं, जरा उसको ध्यान से समझिए। टॉपिक का नाम क्या है मैं आपको बताता हूं। टॉपिक का नाम है एमिसिव पावर और रेडिएंट पावर। ठीक है? अब इसका डेफिनेशन क्या है, जरा इसको ध्यान से देखिए। डेफिनेशन में हम क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। डेफिनेशन है पावर एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। फॉर्मूला, इट इज डिनोटेड बाय आर। ठीक है? बोथ द थिंग्स आर डिनोटेड बाय आर। फॉर्मूला है Q अपॉन AT। समझाता हूं, अच्छी तरह से मेरी बात को देखना, समझना। टॉपिक का नाम है एमिसिव पावर, टॉपिक का नाम है रेडिएंट पावर। मतलब ये है, हम इस बारे में बात करना चाहते हैं कि एक बंदा कितना हीट रेडिएट करता है। उस चीज को हम सामने वाले इंसान को कैसे बताएंगे कि अगर हमारे पास एक सब्सटेंस है X यहां पे रखा हुआ, हमारे पास एक सब्सटेंस है Y यहां पे रखा हुआ, तो हम सामने वाले इंसान को ये कैसे बताएंगे
कि इस बंदे ने ज्यादा हीट रेडिएट किया या इस बंदे ने ज्यादा हीट रेडिएट किया। हमने उसके लिए एक क्वांटिटी बनाई और उस क्वांटिटी को हमने नाम दिया एमिसिव पावर या फिर रेडिएटिंग पावर। जैसे कि अगर सामने वाला व्यक्ति आके बोलता है कि अरे वाई का एमिसिव पावर ना एक्स से बहुत ज्यादा है, वाई का ना रेडिएंट पावर जो है ना वो ना एक्स से बहुत ज्यादा है। अगर किसी ने आपको ऐसे आके बोला कि रेडिएंट पावर ऑफ वाई इज ग्रेटर देन रेडिएंट पावर ऑफ एक्स, तो इससे आपको क्या समझा? इससे आपको यह समझा कि वाई जो है वो जो पावर एमिट करता है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम वो बहुत ज्यादा है। अब बच्चे लोगों को ये पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम का कंसेप्ट बहुत लोगों को शायद समझ में नहीं आता। उनको पता नहीं चलता कि ये सब चीजें क्या है, पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम उनको समझ में नहीं आता। ठीक है ना? तो मैं जरा इसको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको समझाना चाहता हूं, तो शायद आपको समझ में आएगा कि ये पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम में हम क्यों बातें करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने पेश करता हूं, बिल्कुल ध्यान से इस एग्जाम्पल को समझे। यहां पे एक क्लास 1 है, यहां पे एक क्लास 2 है। ठीक है? क्लास 1 में जो बेंचेस हैं वो 10 है। क्लास 2 में जो बेंचेस हैं वो भी 10 है। परंतु क्लास 1 में एक बेंच पे तकरीबन 3 स्टूडेंट्स बैठते हैं, पर क्लास 2 में एक बेंच पे 4 स्टूडेंट्स बैठते हैं। ठीक है? आपको बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन सी क्लास में ज्यादा है, क्लास 1 में कि क्लास 2 में? बोलो 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 बोलो। कैसे पता चला आपको? कैसे पता चला आपको कि क्लास 2 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है? हाउ डिड यू गेट दैट? आप इस डिसीजन पे कैसे पहुंचे कि क्लास 2 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है? आई नो आपने दिमाग लगाया होगा कि अगर एक बेंच पे 4 स्टूडेंट्स बैठते हैं और ऐसे 10 बेंचेस हैं तो क्लास 2 में 40 स्टूडेंट बैठते हैं। और आपने दिमाग लगाया होगा कि यहां पे अगर एक बेंच पे 3 स्टूडेंट्स बैठते हैं और ऐसे 10 बेंचेस हैं तो क्लास 1 की स्ट्रेंथ 30 होगी। पर मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा सोचो। मैं चाहता हूं कि आप अपनी सोच में परिवर्तन लाओ। ये तो हर कोई सोचता है, ऐसा सोचना तो हर किसी का सोचना है। मैं क्या चाहता हूं वो जरा सोचो। मैं ये चाहता हूं कि आप इस बात पे दिमाग लगाएं कि क्या इंफॉर्मेशन आपको गिवन थी। आपको इंफॉर्मेशन दी थी पर बेंच की, बस इससे ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन आपको दी थी? आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन पर बेंच की दी है ना, एक बेंच की इंफॉर्मेशन आपको दी है, बराबर है? अगर आप कॉमन सेंस भी लगाते और आपके दिमाग को आप रोकते ये करने के लिए, वैसे हालांकि बहुत मुश्किल है ये अपने दिमाग को रोकना, क्योंकि हर किसी का दिमाग यही करेगा, 4 इंटू 10 40 और 3 इंटू 10 30। आप अपने दिमाग को रोकें ये करने के लिए और कॉमन सेंस अप्लाई करें कि अगर पर बेंच मोर स्टूडेंट्स हैं तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स भी मोर ही तो होंगे। मैं बोल रहा हूं कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। बस आपके दिमाग को मल्टीप्लाई करने से रोकना है, तब आपको ये पर वाला वर्ड होता है ना, पर जैसे मैं किस बात पे फोकस कर रहा हूं, आई वॉन्ट यू पीपल टू अंडरस्टैंड दिस पर वाला वर्ड, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं। क्या बोला मैंने? अगर किसी क्लास में पर बेंच ज्यादा स्टूडेंट्स बैठे हैं तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप टोटल क्वांटिटी निकालोगे वो भी ज्यादा होगा।
तो आप सामने वाले इंसान को ऐसे नहीं बताओ, आप उसको ऐसा मत बोलो 4 into 10 gives you 40 and 3 into 10 gives you 30, नहीं ऐसे नहीं बताएंगे हम लोग। क्या बोलेंगे हम लोग उसको फिजिक्स में आंसर देंगे। क्या आंसर देंगे फिजिक्स में हम लोग उसको? हम लोग सामने वाले इंसान को बोलेंगे कि कैसा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर बेंच आर मोर इन क्लास 2। बस हम सामने वाले इंसान को सिर्फ इतना स्टेटमेंट देंगे। अब ये सामने वाला इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको ये लिखा हुआ स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं आया। अगर वो फिजिक्स का एक अच्छा स्टूडेंट होगा तो उसको समझ में आ गया होगा कि सामने वाला इंसान ये बोलना चाहता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रति बेंच ज्यादा बैठ रहे हैं, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी क्लास 2 में ज्यादा है। खत्म हो गई कहानी। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको ये ब्लू में लिखा हुआ, वॉलेट में लिखा हुआ स्टेटमेंट समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर बेंच इज मोर, सो ऑब्वियस सी बात है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 2 विल बी मोर। बोलो। मैं नहीं चाहता, प्लीज प्लीज नहीं है 4 into 40 3 into 10 नहीं करने का, वो 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर, मैं आपको पर वर्ड का समझाने की कोशिश कर रहा। बोलिए, दिमाग में बैठ रहा है? बैठ रहा है? सब लोग को समझ में आ रहा है कि अगर आपको एक पर बेंच का आपको अगर मैंने आइडिया दे दिया तो आप टोटल का अनुमान इजीली लगा सकते हो। बराबर? अंडरस्टैंडिंग? पक्का? चलो एक और एग्जांपल देता हूं। ठीक है, एक और एग्जांपल। सपोज कीजिए कि आप एक इंसान की पेमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पेमेंट 1 एंड पेमेंट 2। ठीक है, यहां पे हम जो पहले वाले बंदे की पेमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, उस पहले वाले बंदे की पेमेंट के बारे में डिस्कशन कुछ ऐसा है कि ये पहला वाला बंदा दिन में 10 घंटे काम करता है तो उसको 1,000 रुपए मिलते हैं। ठीक है, इस डेटा के हिसाब से, और हम दूसरे वाले बंदे की बात करते हैं, दूसरा वाला बंदा भी 10 घंटे काम करता है तो उसको दिन के 10 घंटे काम करने के 500 रुपए मिलते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपको इन दोनों डेटा को देख के पूछूं कि पर मंथ किसका पेमेंट ज्यादा आता होगा, तो क्या आपका दिमाग अब भागते भागते ऐसा कुछ कैलकुलेशन कर रहा है क्या कि एक दिन में ये बंदा अगर 1,000 रुपए कमाता है तो 30 दिन का अगर महीना पकड़ू तो 1,000 into 30, मतलब ये बंदा एक दिन में 30,000 रुपए कमाता है, और यहाँ पे 500 into 30 ये बंदा एक महीने में 15,000 रुपए कमाता है। क्या आपके दिमाग ने ऐसा कोई कैलकुलेशन किया? किया? मुझे नहीं लगता अब आपने ऐसा कोई कैलकुलेशन किया होगा। पहले आपने बरोबर एक कैलकुलेशन किया होगा। पहले आपने किया कि नहीं किया, सच बोलना। एवरीबडी मस्ट हैव डन अ 4 into 10 एंड यहाँ पे 3 into 10। अभी जैसे ही मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया ना, पर वाला, तो आपके दिमाग ने वो सोचना बंद कर दिया होगा। आपने दिमाग के क्या सोचा होगा कि अगर ये पर डे ज्यादा कमा रहा है और अगर ये पर डे कम कमा रहा है तो ऑब्वियस ही बात है पर मंथ यही ज्यादा कमाएगा। बोलिए, आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? क्या मैं अब वापस जा सकता हूं हमारे उसके पास? ठीक है, ठीक है, ठीक है। लिखने का तरीका अगर आपको चाहिए तो समझ जाइए, जब भी आप पर वर्ड यूज करते हैं ना, जब भी आप पर वर्ड यूज करते हैं तब क्या होगा जरा ध्यान से देखना। पर वर्ड में चीजें नीचे की तरफ आती है, डिवीजन में आती है। दिखाता हूं आपको, ये देखो फॉर्मूला कैसे लिखा है मैंने, ये देखो क्या लिखा मैंने, पावर एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया।
तो इसलिए हम यहां पे लिख रहे हैं क्यू, क्यू यानी कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि वाई वाले बंदे ने एक्स वाले बंदे से ज्यादा एमिसिव पावर रखता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बंदा पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इसके मुकाबले ज्यादा एनर्जी को रेडिएट करता है। इसको भी एक एग्जांपल से आपके सामने पेश करता हूं। सपोज कीजिए कि एक्स का टोटल एरिया 10 मीटर स्क्वायर का है, वाई का टोटल एरिया 10 मीटर स्क्वायर का है। ठीक है, दोनों का एरिया एक समान है, परंतु परंतु जब आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर मैं 1 सेकेंड टाइम और अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर का एरिया पकड़ के चलूं और मैं यहां पे 1 सेकेंड का टाइम और यहां पे भी मैं 1 मीटर स्क्वायर का एरिया पकड़ के चलूं, तो आपको समझ में आएगा कि 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो समझो यहां पे 1 जूल्स की एनर्जी को रेडिएट करता है, और यहां पे वाई वाला बंदा 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर से 2 जूल्स की एनर्जी को रेडिएट करता है। तो आपको एक सवाल का जवाब देना है, बताओ। क्वेश्चन है आपके लिए कि 5 मिनट में कौन सा बंदा ज्यादा हीट रेडिएट करेगा? बोलो, टोटल के लिए जवाब दो, टोटल के लिए, टोटल सरफेस के लिए जवाब दो। मल्टीप्लाई तो नहीं करते बैठे ना दिमाग में? मल्टीप्लाई तो नहीं किया ना? कॉमन सेंस लगाया? कॉमन सेंस लगाया? बराबर है? क्या कॉमन सेंस लगाया? बिल्कुल ध्यान से देखना, कॉमन सेंस क्या है बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर का एरिया 2 जूल्स एमिट करता है और यहां पे 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर का एरिया 1 जूल्स एमिट करता है, तो 5 मिनट के अंदर कॉमन सेंस वाली बात है कि आर वाई ज्यादा हीट को एमिट करेगा, यानी कि ज्यादा पावर एमिट करेगा। कॉमन सेंस वाली बात, जैसे यहां पे बेंचेस में दिमाग लगाया था, एक बेंच पे ज्यादा बच्चे बैठे हैं, इसका टोटल क्लास में ज्यादा बच्चे बैठे हैं, बराबर है? पर बेंच, पर मतलब एक, पर मंथ पूछा, पर डे का तुम्हें पेमेंट बताया था मैंने। वैसे ही यहां पे है, यहां पे पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया का मतलब, पर यूनिट टाइम मतलब क्या? 1 सेकेंड 1 मीटर स्क्वायर में क्या काम हो रहा है पहले उसको नोटिस करो। यहां पे भी 1 सेकेंड 1 मीटर स्क्वायर में क्या काम हो रहा है उसको नोटिस करो। इसका पहले अनुमान लगाओ। पूरे पूरे 10 मीटर स्क्वायर को देखने की जरूरत ही नहीं है। डोंट गो एंड सी द फुल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। पूरे 10 मीटर स्क्वायर के एरिया को एनालिसिस करने की आपको जरूरत ही नहीं है। अगर 1 मीटर स्क्वायर का बंदा 1 सेकेंड में 2 जूल्स को एमिट कर रहा है, तो कॉमन सेंस वाली बात है उसका पूरा पूरा का पूरा एरिया मिलाओगे तो ज्यादा एमिट करेगा। अगर ये बंदा 1 सेकेंड का 1 मीटर स्क्वायर में 1 जूल्स कर रहा है, तो आरवाई के मुकाबले टोटल एरिया कम ही करेगा 5 मिनट के ड्यूरेशन में। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात समझ में आ रही है कि हम क्या बात कर रहे हैं? एवरीबडी इज गेटिंग एन आइडिया? आपको बताऊं क्या मैं ये सब क्यों आपको इतना डिटेल में समझा रहा हूं? रीजन रीजन सुनोगे इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूं मैं आपको ये सब चीजें? पता है क्या क्यों बता रहा हूं? ये देखो, जब मैं ये टॉपिक किसी को पढ़ाता हूं ना, तो टॉपिक पढ़ाने के बाद स्टूडेंट मेरे पास आके क्या बोलते हैं पता है? कि सर, अभी तो आपने ये कहा था ज्यादा एरिया होने का मतलब ज्यादा रेडिएशन होना, बराबर ना सर? अभी तो सर आपने ये कहा था कि ज्यादा टाइम का होना मतलब ज्यादा रेडिएशन का होना। मतलब सर आप ये बोलना चाहते हैं ना सर कि रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। और सर आप यहां पे ये बोलना चाहते हैं ना सर, आप यहां पे ये बोलना चाहते हैं ना सर
कि आपका रेडिएशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, बराबर है सर? मैंने बोला हाँ बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, मैं यही बोलना चाहता हूं। तो सर यहां पे सर फॉर्मूले में तो देखा जाए तो एरिया और टाइम तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है सर। अभी ऊपर आपने बोला एरिया और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस फॉर्मूले में सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। कोई है जिसको ऐसा लगा? कोई है या किसी ने सोचा नहीं होगा? अभी सोचो, इफ यू हैवेंट थॉट अबाउट दिस थिंग, थिंक नाउ। ऐसा लगता है फॉर्मूला देखने के बाद? लगता है ना? फॉर्मूला देखने में ऐसा लगता है ना, एरिया और टाइम आपके रेडिएशन पावर को, यानी कि कितना वो एमिट कर रहा है, उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसा लगता है ना? है ना? लगता है ना? ऐसा नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड क्लास, whenever you are talking about per unit time और per unit area, यहां पे इनवर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी की बातें नहीं की जाती। You don't talk about inverse proportionality or direct proportionality in such formulas, because ये formulas डिपेंड करते हैं इन सब डिस्कशन पे। किन सब डिस्कशन पे? हमारा यहां पे सोचने का तरीका ही अलग है। हमारा यहां पे सोचने का तरीका क्या है कि अगर एक चुन्नू मुन्नू की जगह ज्यादा हीट रेडिएट करेगी तो टोटल जगह ऑब्वियसली ज्यादा हीट रेडिएट करेगी। अगर इस टोटल में से चुन्नू मुन्नू जगह कम हीट रेडिएट कर रही है तो टोटल जगह ऑब्वियसली कम हीट रेडिएट करेंगी। सोचने का तरीका चेंज हुआ है यहां पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी और डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। इसलिए बच्चे सोचते हैं रेडिएशन पावर तो एरिया के साथ इनवर्सली आ रहा है और रेडिएशन पावर तो टाइम के साथ इनवर्सली आ रहा है। अरे यहां पे इनवर्स के बारे में बात ही नहीं हो रही है। पहले वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक में कॉम्बिनेशन है, दोनों टॉपिक रिलेटेड हैं, पर कृपया करके उनको ऐसे ना मिलाएं और कंफ्यूज ना हो। जो आपका अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड है, जो आपका अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड क्यू, उसको अपन अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बोलते हैं। ये चीज आपके एरिया को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये चीज आपके टाइम को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कृपया करके वो लॉजिक यहां पे ना लगाएं। आर यू अंडरस्टैंडिंग हम यहां पे क्या बातचीत कर रहे हैं? किसी को समझ में आ रहा है पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट एरिया का मतलब? एवरीबडी इज गेटिंग दिस फैक्ट? यहां पे इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी या डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी नहीं लगाओगे ना? पक्का? बेंच वाला एग्जांपल समझा था? पेमेंट वाला एग्जांपल समझा था? पक्का? बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो हमने ये समझने में अच्छी खासी टाइम इन्वेस्ट किया ताकि आप बाद में जाके कंफ्यूज ना हो। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, लेटर ऑन दे डू दिस थिंग कि यार सर ये तो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी दिखा रहा है ऐसा वैसा। प्लीज डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। सो हमारे लिए एक फॉर्मूला नया तैयार हो गया है। फॉर्मूला है R इज इक्वल टू Q अपॉन AT। आई होप इसमें से हर एक वर्ड आपको पता है। दिस इज कॉल्ड एज द हीट radiated, this is called as the area, this is called as the time, पर आप डेफिनेशन ऊपर देख चुके हैं। this is called as the radiant power और emissive power। कृपया करके दिमाग में ये स्टेटमेंट अच्छी तरह से फिट करें। रेडिएंट पावर और एमिसिव पावर का मतलब ये है कि एक व्यक्ति कितना कितना एनर्जी खुद से रेडिएट कर सकता है। तो वो चीज को पता लगाने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला बनाया है। अगर आप हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ज्यादा करते हैं, इसका मतलब आपका रेडिएंट पावर बहुत ज्यादा है। और अगर आप हीट रेडिएशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कम करते हैं, मतलब आपका एमिसिव पावर या रेडिएंट पावर बहुत ही कम है।
सिंपल सी बात है, अगर क्लास में पर बेंच ज्यादा बच्चे बैठे हैं, इसका मतलब टोटल क्लास में ज्यादा बच्चे बैठे हैं, और अगर क्लास में पर बेंच कम बच्चे बैठे हैं तो टोटल क्लास में कम बच्चे बैठे हैं। अगर आपको पर डे कम पेमेंट मिलता है तो टोटल मंथ में आपको कम पेमेंट मिलेगा, और अगर आपका पर डे पेमेंट ज्यादा है तो आपका टोटल मंथ का पेमेंट भी ज्यादा होगा। तो पर में बातचीत करके टोटल का अनुमान लगाया जा रहा है। आई होप इट्स क्लियर। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिट्स। प्लीज अंडरस्टैंड, रेडिएशन पावर का यूनिट हम देखेंगे। एमिसिव पावर मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन है क्या? साइराज आते हैं, डोंट टेक टेंशन, आते हैं अभी कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन अभी तक से आया ही नहीं है। एमिसिव पावर कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन नहीं है, ठीक है। एमिसिव पावर कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन नहीं है, एमिसिव पावर दूसरी चीज है। क्या आप अभी भी एमिसिव पावर में किसी को कंफ्यूजन है तो बता दो, मैं बोलता हूं। इसके आगे चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट में जाता है, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जो हम अभी डिस्कस करने, जैसे अभी साइराज ने डाउट पूछा कि सर क्या एमिसिव पावर एंड कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन सेम है? अभी कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन मैंने पढ़ाया भी नहीं है, पर कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन जब अभी आएगा, अभी जस्ट पढ़ाने वाला हूं मैं कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, तो आप एमिसिव पावर और कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। एमिसिव पावर या रेडिएंट पावर क्या बोलता है और क्या आपसे पूछता है, या एमिसिव पावर और रेडिएंट पावर आप क्यों निकाल रहे हैं, वो पहले दिमाग में अपने ठीक ठाक करके रखो, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं एमिसिव पावर या रेडिएंट पावर का। इसका यूनिट होता है जूल्स पर मीटर स्क्वायर सेकेंड और वैट पर मीटर स्क्वायर। ऑब्वियसली बात है, हीट जूल्स में होती है, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, टाइम सेकंड में होता है, पर जूल्स पर सेकंड को आप वैट भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों यूनिट्स आप एमिसिव पावर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यूनिट्स आपको क्यों बताता हूं, क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल में क्या दिया है बच्चे को वही नहीं पता चलता, बच्चे को समझता ही नहीं है कि उसको एमिसिव पावर दिया है क्वेश्चन में। तो आप एसआई यूनिट्स को देख के आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि सामने वाली क्वांटिटी क्या है। तो जूल्स प्रति मीटर स्क्वायर सेकंड या वैट प्रति मीटर स्क्वायर अगर आपको दिखा, इसका मतलब समझ जाने का कि आपको रेडिएंट पावर यानी कि आपको एमिसिव पावर ऑफ अ सब्सटेंस दी हुई है। इज इट क्लियर? डन, आगे बढ़े, ठीक है। चलो, अब हमारा जो अगला टॉपिक है उसका नाम है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, और इसको बोला जाता है एमिसिविटी, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं छोटे ई से। ये टॉपिक पढ़ाने के पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितने कोएफिशिएंट्स आप पहले पढ़ के बैठे हो? हाउ मेनी कोएफिशिएंट्स यू नो? कम ऑन, 3 कोएफिशिएंट्स यू नो। एक बार रिकैप कर लेते हैं दिमाग में, ताकि आपको टेंशन ना आए, और रिकैप करना बहुत जरूरी भी है, ठीक है। मेरे को लगता है पहला एक कोएफिशिएंट उसका नाम ए होता है ना? कितना हीट आपने एब्जॉर्ब किया बाय कितना हीट आपको दिया गया, बिल्कुल सही, याद आया। अगला कौन होता है? आर, कितना हीट आपने रिफ्लेक्ट किया बाय कितना हीट आपको दिया गया। अगला क्या होता है? टी, कितना हीट आपने ट्रांसमिट किया बाय कितना हीट आपको दिया गया। ये हमने कल पढ़ा था, याद आया? एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद दिस थिंग, ठीक है। बराबर बराबर। अगर ये चीज देख के मैं किसी स्टूडेंट को बोलता कि तुझे ये समझ में आया ना, स्टूडेंट ने बोला हाँ मुझे समझ में आया, तो मैं बोला चल मुझे फिर ई का फॉर्मूला बता, है ना, मुझे बता ई का फॉर्मूला। तो बच्चा क्या बोलेगा?
बच्चा क्या बोलेगा? बच्चा बोलेगा कितना हीट उसने एमिट किया, बाय कितना हीट उसको दिया गया। बराबर? ऐसा बोलोगे? ऊपर के तीनों फॉर्मूला देख के कोई भी बच्चा ऐसे ही बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा ना? है ना? परंतु ऐसा बोलना गलत है। हम ऐसी बात यहां नहीं कर सकते। अब आप सोचेंगे सर क्यों नहीं कर सकते, क्या बुराई है? बुराई मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली तो बुराई ये है कि एक बंदा कितना हीट एमिट करेगा, ये चीज 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और वो 4 फैक्टर्स आपने अभी अभी ऊपर की तरफ देखे। उसमें से तो एक फैक्टर ये तक है कि आपका सरफेस पॉलिश्ड है कि आपका सरफेस पॉलिश्ड नहीं है, ये तक है। इमेजिन करो कि कितना बड़ा लफड़ा क्रिएट हो जाएगा अगर आपने बच्चे लोग को ऐसे पढ़ा दिया कि समझो हमारे पास एक XYZ मटेरियल है, ठीक है? आपने टेक्स्ट बुक्स में ये डेटा डाल दिया कि सपोज करो आपके पास एक XYZ मटेरियल है और उस XYZ मटेरियल का E जो है वो कुछ तो उसकी वैल्यू है, मतलब उसका E समझो 70% है। कितना प्रतिशत है? 70% उसका E है XYZ मटेरियल का, ठीक है? एक बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया उसी XYZ मटेरियल पे अपने घर पे और उसको उसका E 20% मिला। तो वो भागते भागते अपने टीचर के पास गया और उसने अपने टीचर को बोला कि सर टेक्स्ट बुक में तो लिखा हुआ है कि इसका कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन 70% है, पर मैंने जब कैलकुलेट किया तो मुझे 20% ही मिला, मतलब टेक्स्ट बुक में गलत लिखा है कि मैंने गलत निकाला है? तो टीचर ने उसको जाके बोला कि अरे टेक्स्ट बुक में भी सही लिखा है, आपने भी सही निकाला है। फिर बच्चे ने बोला सर ऐसे तो कंफ्यूजन फैल रहा है, आपने टेक्स्ट बुक में 70% लिखा है और आप ये बोलना चाहते हो कि एक XYZ मटेरियल 70% का एमिशन कर सकता है, पर मैं जब एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो 20% आ रहा है और आप कह रहे हैं कि 70% भी सही है और 20% भी सही है। तो टीचर ने कहा हाँ, क्योंकि ये डिपेंड करता है इन 4 फैक्टर्स पे। हो सकता है कि जब टेक्स्ट बुक वाले ने एक्सपेरिमेंट किया तो उनका सरफेस जो है वो ज्यादा पॉलिश्ड नहीं था, ज्यादा पॉलिश ना होने की वजह से उसने अच्छा खासा हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, उसके बाद उसका अच्छा खासा टेम्परेचर बढ़ा, उसके बाद उसने अच्छा खासा हीट एमिट किया। हो सकता है जब बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया तो वो सरफेस बहुत ज्यादा पॉलिश था, जिसकी वजह से वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर सका और उसने ज्यादा से ज्यादा हीट रिफ्लेक्ट किया, और ज्यादा हीट एब्जॉर्ब ना होने की वजह से उसका टेम्परेचर भी कम इंक्रीज हुआ और उसका QE भी कम आया, जिसकी वजह से उसका E भी कम आया। ऐसे फैक्टर्स हमने यहां थोड़ी पढ़े थे। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ सकता है कि सर हमने यहां पे ये फैक्टर क्यों नहीं पढ़े? हमने यहां पे ये फैक्टर इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि यहां पे हमें उसकी जरूरत ही नहीं लगती, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एमिशन जो है वो एक प्रोसेस है। एमिशन की प्रोसेस में सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ता है, उसके बाद एमिशन होता है। इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अगर पहले वाले प्रोसेस में ही आप मार खा गए तो सेकंड वाले प्रोसेस में वापस मार खा जाओगे और थर्ड वाले प्रोसेस में तो मार ही खाना है। मतलब एमिशन जो प्रोसेस है वो डायरेक्टली नहीं मिलता, एब्जॉर्प्शन आपको डायरेक्टली मिलता है। आपने उसके ऊपर लाइट फेंक के मारी, हो गया। अब आपको पता है लाइट फेंक के मारी या तो एब्जॉर्ब करेगा, या तो रिफ्लेक्ट करेगा, या तो ट्रांसमिट करेगा। आपने तीनों कंडीशन को वहां पे कर दिया। पर एमिशन जैसी कंडीशन डिपेंड करती है प्योरली आपने कितना एब्जॉर्प्शन किया, और कितना एब्जॉर्प्शन किया ये प्योरली डिपेंड करता है इन 4 चीजों पे।
और अगर एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है तो टेम्परेचर कहां से इंक्रीज होगा, और अगर टेम्परेचर ही इंक्रीज नहीं हो रहा है तो एमिशन कहां से करेगा। तो क्या ये फॉर्मूला एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बना के यूज करने में कोई मतलब है? क्योंकि ये फॉर्मूला तो तुम्हें इस वाले फॉर्मूले को देख के सिर्फ तुमने बिना दिमाग लगाए सिर्फ ऐसे देख के लिख दिया। तुमको लगा कि अगर ए और आर और टी का ऐसे फॉर्मूला बन सकता है तो ई का ऐसे फॉर्मूला क्यों नहीं बन सकता? तुमने बेसिक दिमाग लगा के अपना लगाया ना। पर क्या तुमने ये बात सोची कि यार एमिशन जो प्रोसेस है यार उसके पीछे का बैकग्राउंड प्रोसेस तो बहुत खतरनाक है। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा सामने वाली पार्टी एब्जॉर्ब करती है कि नहीं करती, फिर देखना पड़ेगा टेम्परेचर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, फिर कहीं जाके एमिशन मिलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन के लिए ये फॉर्मूला आप क्यों इस्तेमाल नहीं करोगे? बोलो, क्या सब लोग को समझ में आ रहा है कि हमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना है कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन के लिए? बोलिए, क्या सब लोग को रीजन के साथ चीजें समझ में आ रही हैं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? पक्का? क्लियर है? ठीक, चलिए अब मैं आपको सुनाता हूं एक और स्टोरी। ठीक है, ये है हमारा एक और एग्जांपल। ठीक है, ये स्टोरी ज्यादा अच्छी तरह से सुनना। पहली वाली स्टोरी में तो खाली मेरा ये काम था कि मैं आपके दिमाग से ये निकलवाऊं कि ये फॉर्मूला यूज क्यों नहीं करना है। क्योंकि जैसे कल मैंने 3 कोएफिशिएंट्स पढ़ाए, मैं जानता हूं सारे के सारे स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि अगर ये तीनों कोएफिशिएंट्स के लिए ये फॉर्मूला हो सकता है तो ये वाले कोएफिशिएंट के लिए ये फॉर्मूला क्यों नहीं हो सकता। आपके दिमाग में डाउट ना आए इसलिए मैंने पहले ये डाउट आपके दिमाग में क्लियर कर दिया। अब जो अगला डाउट आएगा उसको क्लियर करने के लिए मैं पहले आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, फिर मैं वो डाउट आपके सामने पेश करूंगा तो आपको चीजें बहुत बेटर समझ में आएंगी। एक तरीका है जिसको बोला जाता है, सरिता सिंह सवाल पूछ रही हैं कि ट्रांसमिशन और एमिशन में फर्क क्या है। ये फर्क है, एमिशन एब्जॉर्प्शन के बाद होता है और ट्रांसमिशन में एब्जॉर्प्शन नहीं होता। वो अपने बॉडी पे हीट रख के खुद का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता, वो अपने बॉडी से वो चीज को डायरेक्टली ट्रांसमिट कर देता है। वहां पे टेम्परेचर इंक्रीमेंट का कोई सीन नहीं आता। ट्रांसमिट करने का मतलब आपके पास एनर्जी आई और आपने उसको दूसरी तरफ ट्रांसमिट कर दिया, खत्म। आप ना तो उसको एब्जॉर्ब करते हो, ना तो अगर आप उसको एब्जॉर्ब नहीं करोगे तो आपका बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं होगा। ये फर्क है ट्रांसमिशन और एमिशन में, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। एमिशन एक बहुत ही खतरनाक प्रोसेस है जिसमें पहले होता है एब्जॉर्प्शन, फिर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और फिर वो बॉडी एमिशन करना शुरू करती है। ट्रांसमिशन में ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रांसमिशन में बॉडी के पास एनर्जी आती है और बॉडी उस एनर्जी को किसी दूसरी तरफ ट्रांसमिट कर देती है। अब वो किसी और बॉडी को ट्रांसमिट कर सकती है या किसी बॉडी के कोने में ट्रांसमिट कर सकती है या खुद के बॉडी से एयर में ट्रांसमिट कर सकती है, किधर भी ट्रांसमिट कर सकती है, पर वो उस एनर्जी को खुद के बॉडी में स्टोर करके नहीं रखेगी, मतलब एब्जॉर्ब करके नहीं रखेगी। ट्रांसमिशन से किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। सारिता सिंह, इज दैट क्लियर? डन, चलो। मैं वेट ही कर रहा था किसी को डाउट आएगा, पर मैंने जानबूझ के लिया नहीं ट्रांसमिशन और एमिशन, क्योंकि पहले से बहुत सारी चीजें आप पढ़ रहे हो इसलिए मैंने इग्नोर किया, बट जैसे डाउट आया मेरे को लगा बताना जरूरी है। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं। सेकंड वाला एग्जांपल बिल्कुल अच्छी तरह से समझना। हम लोग समझने जा रहे हैं परसेंटाइल के बारे में। जानते हैं ना आप, अभी सब चीज परसेंटाइल के बेसिस पे देखी जाती है। पहले होता था परसेंटेज, अब क्या होता है परसेंटाइल। तो आइए समझते हैं कि परसेंटाइल नाम की चीज होती क्या है। अब आप सोचोगे सर परसेंटाइल का और हमारे टॉपिक का क्या लेना देना है सर? बहुत बड़ा लेना देना है। ठीक है, तो कृपया करके पेशेंस रखें और बात को समझें। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है पता है क्या? परसेंटाइल का मतलब होता है अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है,
ठीक है। और जिसने टॉपर है, जो टॉपर है यानी कि जिसने हाईएस्ट मार्क्स लेके आए हैं, टॉपर मतलब वो होता है जो क्या लेके आता है, जो लेके आता है हाईएस्ट मार्क्स, बराबर। टॉपर को अगर आए 100 में से 80 मार्क्स, तो जो टॉपर है उसको बोला जाएगा, उसको आया 100 परसेंटाइल। बात को समझे, बात को समझे। परसेंटाइल का मतलब यह है कि जो टॉपर है उसके जितने भी मार्क्स आएंगे उसको 100 परसेंटाइल बोल दिया जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है, 100 परसेंटाइल का मतलब यह नहीं है कि टॉपर को 100 में से 100 मार्क्स आए हैं। प्लीज पे अटेंशन। सपोज कीजिए कोई और स्टूडेंट है जिसको आए 50 मार्क। अब इस स्टूडेंट का जो भी परसेंटाइल निकाला जाएगा वो परसेंटाइल 100 मार्क के हिसाब से नहीं निकाला जाएगा, वो परसेंटाइल 80 मार्क के बेसिस पे निकाला जाएगा। मतलब आपको कितने मार्क्स का पेपर था उसके बेसिस पे जज नहीं किया जा रहा, आपको जज किया जा रहा है जो टॉपर है उसके बेसिस पे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कभी कभी क्या होता था, कोई स्टूडेंट को अगर हम पेरेंट टीचर मीटिंग में पूछते थे कि अरे आपने पेपर में इतने कम मार्क्स क्यों आए, वो बोलता सर पेपर वाज वेरी टफ सर, पेपर सर बहुत टफ सर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए थे सर जो पता नहीं सर कहां कहां से दिए थे सर, पेपर बहुत टफ था सर इसलिए फेल हो गया। पर यार पेपर तो सबके लिए बराबर था, हर किसी ने सेम पेपर दिया। अगर पेपर टफ होता तो वो टॉपर के लिए भी टफ होता और वो एक दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी टफ होता, मतलब सारे स्टूडेंट्स के लिए पेपर टफ होता। और अगर पेपर इजी होता तो जो हाईएस्ट मार्क्स लाने वाला बंदा है उसके लिए भी इजी होता और बाकी लोगों के लिए भी इजी होता। तो दिमाग ये लगाया गया कि जो बंदा हाईएस्ट मार्क्स लेके आएगा क्यों ना उसके हिसाब से हम बाकी लोगों के मार्क्स को नापे। तो टॉपर को अगर हम 100 परसेंटाइल बोल रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि टॉपर ने 100 में से 100 मार्क लेके आ गया, नहीं, जो हाईएस्ट मार्क लेके आया उसको 100 परसेंटाइल दिया जाता है। और अब आपका 50 मार्क का जो हिसाब है वो 80 मार्क में से निकाला जाएगा और अब बताया जाएगा कि आपका परसेंटाइल कितना है। जैसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है जब एमएसटी सीटी का पेपर हो जाता है तो बहुत सारे बच्चों को 80 परसेंटाइल आता है तो वो खुश होते हैं, उनको 80 परसेंटाइल आइला, मेरे को 80 परसेंटाइल आया। It doesn't mean 80 percentile doesn't mean that you are getting 80 marks out of 100. Please pay attention. 80 परसेंटाइल का मतलब यह भी हो सकता है कि 100 मार्क के पेपर में आपको 10 मार्क भी आया होगा, कोई गारंटी नहीं है। परसेंटाइल जैसे स्कीम में किसी बच्चे का ओरिजिनल मार्क कितना है यह पता ही नहीं चलता, क्योंकि टॉपर का मार्क कितना है वही पता नहीं चलता। अगर किसी टॉपर को 100 परसेंटाइल आया है तो क्या आप गेस कर सकते हो 100 परसेंटाइल कितना है? नहीं गेस कर सकते, पर आप इतना गेस कर सकते हो कि जिसको 100 परसेंटाइल आया है उसको हाईएस्ट मार्क आया, कितना आया है वो एक सस्पेंस है। और आपको अगर 80 परसेंटाइल आया है तो आपको कितना मार्क्स आया वो भी एक सस्पेंस है। किसी को समझा मैंने क्या बोला? डिड यू अंडरस्टैंड परसेंटाइल कैसे काम करता है? नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि आपका आपका आपकी जो ये है क्या बोलते हैं उसको, आपकी जो क्षमता है, क्षमता भी नहीं बोल सकते, आपका जो क्या बोलेंगे उसको, मतलब आपके जो क्या बोलेंगे, आपके जो मार्क्स है या आपकी जो
कैपेसिटी, कैपेसिटी या आपका जो, अरे नापने को क्या बोलते हैं, मतलब वी आर एक्चुअली नापिंग अ स्टूडेंट ना, हम लोग एक स्टूडेंट को नाप रहे हैं ना, नाप रहे हैं मतलब उसकी कैपेबिलिटीज भी वर्ड गलत है, आई एम नॉट गेटिंग अ करेक्ट वर्ड, ठीक है ना, मैं करेक्ट वर्ड मुझे नहीं मिल रहा है, पर क्या आप बात को समझ रहे हैं कि जो मेजरमेंट हो रहा है, जो मेजरमेंट हो रहा है, वो मेजरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द सबसे बढ़िया बंदे के साथ हो रहा है, नॉट नॉट विद द 100 वाला टॉपिक, मतलब इस बात पे मेजरमेंट नहीं हो रहा है कि आपको 100 में से कितने मार्क्स आए, टॉपर को 100 में से 80 आया, आपको 100 में से 50 आया, ऐसे बात नहीं हो रही, ऐसे बात हो रही है टॉपर को 100 में से 80 आया, तो पेपर का जो लेवल है अब वो 80 मार्क के हिसाब से सोचा जाएगा। अगर टॉपर को 100 में से 10 मार्क आता तो दुनिया को पता चलता है ना कि यार पेपर बहुत ज्यादा टफ है। तो अगर तुमको 100 में से टॉपर को 10 आया है और तुमको 100 में से 9 आया है, तो भाई तुमको लग रहा है ना कि भाई हाँ, अरे राहत की सांस, टॉपर को ही 10 आया तो मेरे को 9 आया, अच्छी बात है ना भाई। नहीं तो अगर आपके घर पे कोई जाके बोलेगा 100 मार्क का पेपर था, आपके बच्चे को 9 मार्क आया है, तो आपके घर वालों को तो टेंशन आएगा, 100 में से 9 मार्क लाया है। पर अभी अभी घर वालों को जाके बोलो 100 मार्क का पेपर था, टॉपर को 10 आया है, आपके बच्चों को 9 आया है, क्या लगता है अभी टेंशन कम हुआ कि नहीं हुआ दिमाग का? आर यू अंडरस्टैंडिंग द मेथड ऑफ परसेंटाइल? अरे बोलो, समझ में आ रहा है? आपकी तुलना 100 मार्क के हिसाब से नहीं होगी, आपकी तुलना इसके हिसाब से नहीं होगी पेपर कितने मार्क्स का था, आपकी तुलना इस बात से होगी कि टॉपर को कितना मार्क्स आया। सबको समझ गया? सबको समझ गया? अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसका और हमारे टॉपिक का क्या लेना देना है? बहुत बड़ा लेना देना है, बहुत बड़ा लेना देना है। हम एक ऑब्जेक्ट के एमिशन की तुलना, हम एक ऑब्जेक्ट के एमिशन की तुलना एक ब्लैक बॉडी के साथ करेंगे। ऐसा समझ लो कि आपके टॉपिक में जो टॉपर है वो ब्लैक बॉडी है, और ये बात आप भी जानते हो। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की तुलना ब्लैक बॉडी के साथ करूं, यानी कि टॉपर के साथ करूं, तो इस प्रॉब्लम का हल निकल सकता है। कोई भी ऑब्जेक्ट रोते हुए नहीं आएगा कि मेरा सब्जेक्ट, मेरा जो सरफेस था वो पॉलिश था, है ना, कि मेरे पास ज्यादा सरफेस एरिया नहीं था, मेरे पास कम सरफेस एरिया था। जैसे बच्चे लोग आते हैं, पेपर टफ था सर, ये क्वेश्चन आए तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया सर, हाँ ये तो क्वेश्चन सिखाया नहीं था सर, ये तो बताया नहीं था सर, सर ऐसा हो गया, सर वैसा हो गया, सर ये कहां से बता दिया सर, ये तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है सर, इसमें ये वैल्यू दी नहीं हुई है। इतना सब लफड़ा करने से अच्छा, इतना सब लफड़ा करने से अच्छा तुम टॉपर के हिसाब से देख लो। अगर उस बच्चे को ये चीज आ सकती है तो तुम्हारे को क्यों नहीं आ सकती? खत्म हो गई बात। उसी तरह से अगर एक ऑब्जेक्ट का एमिसिव पावर निकालना है, एक ऑब्जेक्ट की एमिसिविटी निकालनी है, तो ऑब्जेक्ट के पास बहुत सारे बहाने हो सकते हैं, बहुत सारे क्या, 4 बहाने हो सकते हैं उसके पास। जैसे अभी एक स्टूडेंट निकाला 20% आया, एक स्टूडेंट निकाला 70% आया, बहाने हैं, 4 बहाने हैं। वो बोलेगा मेरा सरफेस पॉलिश था, तेरा सरफेस पॉलिश नहीं था, मेरा सरफेस एरिया ज्यादा, तेरा सरफेस एरिया कम था, अलाना एंड फलाना। ये सब करते बैठने से अच्छा इन सब 4 बातों को भी कंसीडर करो, परंतु आप मैच किसके साथ करो? आप मैच करो ब्लैक बॉडी के साथ। ब्लैक बॉडी के साथ कंपेयर करके ये पता लगाओ कि आपका एमिसिविटी कितनी है, आपका कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन कितना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है ये, E इज इक्वल टू आपका रेडियंट पावर या आपका एमिसिव पावर डिवाइडेड बाय ब्लैक बॉडी का रेडियंट पावर या एमिसिव पावर। इस बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये फॉर्मूला बना कैसे और ये फॉर्मूले में क्या क्या तथ्य आ रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो आर में एरिया, टाइम,
क्यू सब कुछ आ रहा है, मतलब इनडायरेक्टली आप इन 4 फैक्टर को आर में इंक्लूड कर ही रहे हो। और आप अपना कंपैरिजन किसके साथ करके बता रहे हो? आप अपना कंपैरिजन करके बता रहे हो ब्लैक बॉडी के साथ, और ब्लैक बॉडी जो है वही आपके लिए टॉपर है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि फॉर्मूला ये क्यों बन रहा है और फॉर्मूला ये क्यों नहीं बन रहा है। गॉट इट है? नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। परसेंटाइल का मतलब समझा? डिड यू अंडरस्टैंड द एग्जांपल ऑफ परसेंटाइल एंड व्हाई वी आर कंपेयरिंग अ नॉर्मल ऑब्जेक्ट विद अ ब्लैक बॉडी? क्योंकि ब्लैक बॉडी आपके लिए टॉपर है, ठीक है? टेक्स्ट बुक से पढ़ने जाओगे बाल नोच लोगे, इतना खतरनाक चीज है। इसलिए जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे देखने का, वैसे ही दिमाग में रखने का, और जितना आज पढ़ाया है आज के आज निपटाने का, कंफ्यूजन लेवल कम रहता है। यही पीडीएफ आप 10 दिन बाद ओपन करके देखोगे, आपको लगेगा पता नहीं क्या पढ़ा दिया सर ने। आज के आज टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा 1 घंटा जाएगा, आज के आज देख के खत्म करना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, यानी कि कल। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। टेक केयर, बाय। रेगुलरली लेक्चर अटेंड करें।